गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान तृतीय वर्ष की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मैना निर्वाण आपको भारत और चीन संबंधों के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि 1949 से लेकर 1958 तक का जो काल रहा वह भारत और चीन के मध्य स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। और हमने देखा इस अवधि में 1954 में भारत और चीन के मध्य 8 वर्षीय समझौता हुआ और इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू पंचशील के सिद्धांत रहे। 1955 में बांडुंग सम्मेलन में नेहरू और चाउ एन लाई ने सहयोग के साथ कार्य किया और जून 1954 से जनवरी 1957 के बीच में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे देश की यात्रा की। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने 19 से 18 अक्टूबर 1954 को चीन की यात्रा की और चाउ एन लाई ने इस दौरान 4 बार भारत की यात्रा की। तो ये समय भारत और चीन के मध्य सहयोग का समय रहा, लेकिन इसी अवधि में भारत और चीन के मध्य कुछ विवाद के बिंदु भी रहे। ये विवाद के बिंदु ऐसे रहे जिनसे भारत और चीन के संबंधों में कटुता आने लगी और यह कटुता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक सैनिक टकराव में बदल गई और 1962 का युद्ध हमें झेलना पड़ा चीन के साथ में। हालांकि ये पूरी तरह एक तरफा चीनी कार्रवाई थी, लेकिन इस एक तरफा कार्रवाई ने भारत को अत्यधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी छवि को धूमिल किया, उसको हानि पहुंचाई। भारत और चीन के मध्य इस समय जो विवाद के बिंदु रहे वे मुख्यतः 2 रहे। पहला, तिब्बत को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद, और दूसरा, चीन के द्वारा नक्शों में दिखाई गई सीमाओं का उल्लंघन करना। ये दोनों ऐसे बिंदु रहे जिनकी परिणति 1962 का युद्ध के रूप में हमारे सामने आई। सबसे पहले हम बात करते हैं तिब्बती विवाद की। तो 1911 में माचू वंश के पतन के बाद तिब्बत एक स्वतंत्र इकाई बन गया था और 1949 में आई साम्यवादी सरकार ने पुनः उसे अपने अधीन करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। वे चीन पर पुनः अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। अंग्रेज सरकार से 1947 में भारत को तिब्बत में निम्न अधिकार प्राप्त हुए थे। यानी इस समय तक 1947 में तिब्बत में भारत को कुछ अधिकार प्राप्त थे। ये अधिकार कौन कौन से थे? पहला है लहासा में भारतीय एजेंट रख सकना। भारत लहासा में अपना एक एजेंट रख सकता था। दूसरा अधिकार था ज्ञात से गंगटोर तथा यातुंग में व्यापारिक एजेंसियां स्थापित करने की स्वतंत्रता भारत को अंग्रेजों के द्वारा 1947 में प्राप्त हुई थी। तीसरा जो अधिकार है वह ज्ञात से के व्यापार मार्ग पर डाक एवं तार के दफ्तर रखना। और चौथा अधिकार भारत को तिब्बत में ये प्राप्त था कि ज्ञात से में व्यापार मार्ग की रक्षा हेतु भारत छोटा सैनिक दस्ता रख सकता था।
भारत को तिब्बत पर ये 4 अधिकार प्राप्त थे और चीन ने तिब्बत में अपना अधिकार जमाना या अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया। वह चीन को अपना अभिन्न अंग बताने लगा। भारत तिब्बत में अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो गया और चीन की सत्ता को तिब्बत पर स्वीकार करने को वह तत्पर हो गया, किंतु वह तिब्बत को एक स्वायत्त इकाई रखने का पक्षधर था। यानी भारत तिब्बत को एक स्वायत्त इकाई रखने के शर्त पर तिब्बत में अपने अधिकार छोड़ने और तिब्बत पर चीन की सत्ता को स्वीकार करने के लिए रजामंद हो गया। चीन ने 25 अक्टूबर 1950 को तिब्बत में सैन्य कार्रवाई कर दी। 23 मई 1951 में चीन और तिब्बत में समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार 4 विषय कौन कौन से थे? विदेशी संबंध, व्यापार, सुरक्षा तथा आवागमन पर चीन का नियंत्रण रखा जाना सुनिश्चित हुआ। शेष विषय चीन में पूर्ण स्वतंत्र रहेंगे, ऐसा समझौता चीन और तिब्बत के मध्य हुआ। यानी चीन को तिब्बत पर 4 विषयों के संदर्भ में अधिकार प्राप्त हुए: वैदेशिक संबंध, व्यापार, सुरक्षा तथा आवागमन। शेष विषय तिब्बत के अपने पास रहे। कुछ समय बाद तिब्बत में विद्रोह हो गया। चीन ने इस विद्रोह को शक्ति के माध्यम से कुचलना चाहा। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप दलाई लामा सहित लगभग 14,000 लोगों ने भारत में शरण ली। भारत ने दलाई लामा सरकार को मान्यता नहीं दी और न ही देश के बाहर स्थापित सरकार बनाने की आज्ञा दी, किंतु दलाई लामा सहित भारत में बसे जितने शरणार्थियों की समस्या आज दोनों देशों के मध्य सामान्य संबंधों में बाधक बनी। दलाई लामा के साथ जो 14,000 लोग भारत में आए, वे भारतीय शरणार्थी के रूप में भारत में विद्यमान है और ये शरणार्थी भारत और चीन के मध्य एक विवाद का विषय बने हुए हैं और ये एक ऐसी समस्या है जो चीन और भारत के संबंधों को सामान्य नहीं होने देती। तो ये तो था तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य विवाद। भारत और चीन के मध्य दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विवाद यह रहा कि चीन भौगोलिक नक्शों की सीमाओं का उल्लंघन करने लगा। 1950-51 में भारत ने चीन के भौगोलिक नक्शों का विरोध किया। चीन ने 50,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार दिखाना प्रारंभ कर दिया। यानी वह भारत के 50,000 वर्ग मील पर 50,000 वर्ग मील को अपने नक्शे में दिखाना उसने प्रारंभ कर दिया। भारत के विरोध करने पर चीन ने उस समय ये कहा कि ये नक्शे पुराने सरकार द्वारा प्रकाशित थे। हिंद चीन भाई भाई के मधुर संबंधों में यह मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा और भारत ने भी इसको स्वीकार कर लिया और भारत ने इस मुद्दे को ज़्यादा हवा नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। लेकिन 4 वर्ष बाद चाइना पिक्टोरियल
में दोबारा उसी प्रकार का नक्शा प्रकाशित किया गया जिसमें 50,000 वर्ग मील की भूमि पर चीन ने भारतीय भूमि पर चीन ने अपना दावा दिखाया। अतः विवाद खड़ा हो गया। 21 अगस्त 1958 को भारत ने पुनः चीन के इस दावे का विरोध दर्ज करवाया। चीन ने पुनः वही बात दोहराई कि ये नक्शे पुरानी सरकार द्वारा प्रकाशित हुए हैं। अतः चीन की नीति भौगोलिक सीमा के संबंध में संदेहास्पद रही। 1958 तक आते आते वह थोड़ा और ज़्यादा कठोर होने लगा भौगोलिक नक्शों को लेकर। बांडुंग सम्मेलन के अंत में दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक संबंधों ने जन्म ले लिया। अब दोनों आपस में सहयोगी न होकर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नजर आने लगे। 1954 में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए भाषण तथा 1959 में राज्यसभा में चीन की नीति के बारे में नेहरू ने एक ऐसा वक्तव्य दिया जो हमारे लिए एक संदेश था। उन्होंने राज्यसभा में चीन की नीति के बारे में दुर्घटना के लिए तैयार रहने को कहा। यानी नेहरू को यह अंदेशा हो गया कि चीन की नीयत अच्छी नहीं है। चीन की नीति पर, उसकी नीयत पर नेहरू को शंका पैदा हो गई और उन्हें ये अंदेशा हो गया था कि कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, कोई बड़ा विवाद जन्म ले सकता है।